बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 35 आज हम करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज़ लैंग्वेज रिव्यू। लैंग्वेज रिव्यू की आउटलाइन आपने रिव्यू करनी है खुद से। हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ यूनिटी से कि पैराग्राफ यूनिटी क्या होता है। द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन स्टिल अंडर डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड अडॉप्टिव ऑप्टिक्स। अभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन, जी एक पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ेंगे फिर आगे डिस्कस करेंगे पैराग्राफ यूनिटी क्या होता है। ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन, जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन है, बरकी जो सबसे लेट जो बरकी आप कह लें इनोवेशन आई है, एक न्यू जदीद चीज़ आई है, वो क्या है? एडाप्टिव ऑप्टिक्स। Adaptive optics is an electronic feedback mechanism capable of correcting the distorting effects of the Earth's atmosphere। समझ आ रही है ना कि एडाप्टिव ऑप्टिक्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक मैकेनिज्म है जो कैपेबल होता है डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट्स अर्थ एटमॉस्फेयर के पे जो डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट्स होते हैं ना, उसको करेक्ट करता है। एंड दस अलोइंग मच शार्पर इमेजेस ऑफ एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स, और एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है हमें वो शार्प नज़र आती हैं बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अडाप्टिव ऑप्टिक्स। ओके, द अर्थ's atmosphere is constantly shimmering because of moving pockets of air and changes in temperature। कि अर्थ का एटमॉस्फेयर शिमर करता रहता है बिकॉज ऑफ मूविंग एयर पॉकेट्स मूव करते हैं, अर्थ पे टेम्परेचर चेंज होता है कंटिन्यूसली, एंड सच शिमरिंग काजेज पासिंग लाइट रेज टू बेंड वन वे देन अनदर। In effect, the shifting atmosphere acts as a rapidly changing lens, smearing out and diffusing images. In adaptive optics, motorized cushions are replaced behind the telescope's secondary mirror and constantly reshape the mirror surface to counteract the diffusing effect of the atmosphere। आगे भी यही कंटिन्यू है, देखें इसको। द क्वेश्चंस आर गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय अ कंप्यूटर। क्वेश्चंस को कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन दी जाती है विच एनालाइज द इमेज ऑफ अ गाइड स्टार in the same field of view as whichever the telescope is looking at. With no atmospheric distortion, the image of a star should be a single point of light. By analyzed how the actual image of the guide star differs from a point, the computer can interfere the distortion of the atmosphere and tell the questions how to alter the mirror to bring guide star and all the object near to it back into sharp focus। ये बता रहा है कि कैसे उससे आप व्यू कर सकते हैं। खैर आगे थोड़ा सा रह गया, इसको पूरे को देख लेते हैं। कहाँ गया फोकस? Corrections must be made rapidly because the atmosphere is rapidly shifting। In practice, the computer will analyze the image of guide star and give new instructions to the reshaping cushions every 0.01 to 0.1 second। अलन लाइट मैन एंशियंट लाइट, यहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया। लाइट के बारे में गाइड स्टार की बात की, उसके बाद क्या ऑप्टिक एक बात की जो इन लेटेस्ट इनोवेटिव है अर्थ की एटमॉस्फेयर की, इलेक्ट्रॉनिक इनोवेटिव है उसकी बात की। वट एवर जो भी उसने बताया आपने इसको डिस्कस कर लिया, हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है? सेंटेंस यूनिटी, हम पैराग्राफ यूनिटी देख रहे हैं, देखते हैं इसका क्या रोल है यहाँ पे। यहाँ नेक्स्ट भी उसने उसको नहीं डिस्क्राइब किया गया, चले मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा पैराग्राफ में यूनिटी कैसे थी, यानी कि यूनिटी का मतलब होता है ना इत्तेहाद। हमने सेंटेंस देखे, उसके पहले हमने 101 में जब राइटिंग सीखी थी नई हमने पैराग्राफ यूनिटी की वहाँ डिटेल से बात की। यूनिटी कोहेरेंस याद होगा ना आपको थोड़ा थोड़ा। अच्छा, यही है पैराग्राफ यूनिटी कि आपके पैराग्राफ का ईच एंड एवरी सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ को रिलेट करो। ये नहीं कि एक में कोई और बात करें दूसरे में कोई और। आपने ऊपर देखा, बेशक वो थोड़ा मुश्किल था, हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके था, हमारे काम का नहीं था, हमारी तो बिजनेस इंग्लिश है ना, तो वो थोड़ा सा इससे स्पेस से रिलेटेड था, एटमॉस्फेयर था कुछ उसमें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। लेकिन यूनिटी आपने सिर्फ उसमें फॉलो करनी है। यूनाइटेड था पूरा पैराग्राफ, हर सेंटेंस दूसरे से को रिलेट कर रहा है, यानी कि एक बात से बात चल रही है, बात से बात। अच्छा, अब वो कह रहे हैं टॉपिक सेंटेंस को डिस्कस करें। ये दो पैराग्राफ भी ऐसे ही दिए हुए हैं, हमने सिर्फ इसमें से नोट करना है टॉपिक सेंटेंस जो कि बोल्ड है। टाइम बिकम अ की वर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। अब इस लाइन से आपको पता चल गया, ये पूरा पैराग्राफ हमने नहीं पढ़ा, ना मैंने पढ़ा ना आपने। अब आपको आइडिया हो गया ना ये किस बारे में है कि टाइम बिकम अ की वर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। फिजिक्स की ज़ुबान में 17वीं सदी के दौरान टाइम जो है वह की वर्ड बन गया। अब आपको पता चल गया कि ये पैराग्राफ टाइम के रिलेटेड है। अब आइजैक न्यूटन वो द पैसेज ऑफ टाइम डायरेक्टली इनटू हिज इक्वेशन एज द फोर्स मैस क्रॉस एक्सेलरेशन। आइजैक न्यूटन की आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, उसको
उसकी इक्वेशंस और ये वो सारा आगे डिस्कस किया गया, इसको हम नहीं पढ़ते, पर आप इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक सेंटेंस से कितना ज़्यादा सारा पैराग्राफ मैच कर रहा है, हर बात इस टॉपिक सेंटेंस को, हर सेंटेंस सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ये भी आपका बोल्ड है, टाइम लेड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। ये हमारा है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हमने 101 में ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ी हैं। अच्छा, आगे नीचे उसका लिखा हुआ है कहाँ से ये लिया गया, व्हेन द यूनिवर्स बिगेन, व्हाट टाइम वाज इट, टेक्नोलॉजी रिव्यू, वहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया। आगे हम थर्ड चीज़ देखने लगे, पैराग्राफ कोहेरेंस। पैराग्राफ यूनिटी देखी, टॉपिक सेंटेंस देखा, ये सब चीज़ें हमने बहुत बचपन में मतलब 101 में पढ़ी हुई हैं। अब सिर्फ इनको एक बार रिव्यू करा रहा है वो आपको। अब हम देखते हैं पैराग्राफ कोहेरेंस, वीक वर्जन। अच्छा, वीक वर्जन का ये मतलब है कि ये अच्छा वर्जन नहीं है पैराग्राफ की कोहेरेंस का, और यहाँ पे अच्छी कोहेरेंस है। हमने यूनिटी कोहेरेंस सब कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा, वीक वर्जन आपने देखना है, हम देखते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन। In fact, the problem has grown in the last 20 years because अब देखना है आपने इसको, अगर आप पढ़ेंगे ना यहाँ ये in fact, because ऐसे वर्ड जो आप कह रहे हैं एक सीक्वेंस बनाते हैं, जो कंटिन्यूटी, जो फ्लो क्रिएट करते हैं, वो वर्ड इसमें नहीं होंगे वीक वर्जन में, ठीक है। यानी कि कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए ये in fact, बिकॉज दैट्स वाई ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, ताकि हमारी कंटिन्यूटी क्रिएट हो, यूनिटी क्रिएट हो, कोहेरेंट रहे हमारा एक सेंटेंस दूसरे के साथ, पैराग्राफ कोहेरेंट रहे। तो ऐसे वर्ड्स इस सारे पैराग्राफ में कोई नहीं होंगे। आपने इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है, इसको भी रीड आउट करना है और इसका डिफरेंस आपने नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी हमने पढ़े हुए हैं, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये वीक वर्जन है, और आगे हम जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसको देखते हैं। इम्प्रूव्ड वर्जन में देखें वही वर्ड्स जैसे ऊपर कोहेरेंस में कीजिए, उसके तो ये ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ करा, फॉर एग्जांपल, मोर एवर, देयर फॉर। ये वर्ड्स ऊपर जो हमने वीक वर्जन देखे ना उसमें ये नहीं मिलेंगे आपको वर्ड्स, ये यहाँ पे मिलेंगे। ये वर्ड्स क्यों है? ट्रांजिशनल क्रिएट करने के लिए इनको ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल फ्रेजेस कहा जाता है। ये हमने पढ़ रखे हैं, आपको याद हो कि या ना याद हो, मुझे अच्छी तरह से याद है, ठीक है ना। आगे आ गया लिंकिंग प्रोनाउंस। लिंकिंग प्रोनाउंस ये भी हमने पढ़े हैं, ये सिर्फ आपको एक रिव्यू करवा रहा है लैंग्वेज रूम, मुझे लगता है बाकी सारे लेक्चर्स आपके रिव्यू पे हैं। खैर देखते हैं। अच्छा, वीक वर्जन है इसका, आगे इम्प्रूव्ड वर्जन भी है लिंकिंग प्रोनाउंस का। अब इसमें देखें कैसे प्रोनाउंस यूज़ किए, ये नज़र आ रहा है आपको, हिज यूज़ किया बोल्ड, और फिर यहाँ पे भी हिज यूज़ किया। ये 2-3 प्रोनाउंस इसमें यूज़ हैं, इसमें नहीं है, इसमें यूज़ हुए में है, तो ये अच्छा पैराग्राफ है। अब ये सारी चीज़ें जो वीक में ये आपने नहीं करनी, जो इम्प्रूव्ड में ये सारी चीज़ें आपने अपनी राइटिंग में फॉलो करनी है। आगे आ गया रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स, और आगे इसका वीक वर्जन और इम्प्रूव्ड वर्जन। जहाँ पे कीवर्ड्स है पैकेट्स, ठीक है, आई थिंक एयर पैकेट की बात हो रही है, देख लेते हैं इसको एक बार। द ब्रॉडकास्ट पैकेट स्विचिंग शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्टोर एंड फॉरवर्ड वेराइटी टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ ग्रोथ। अ सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग रिपीटर्स फॉर सिंगल रीजनरेशन, फिल्टर्स फॉर ट्रैफिक लोकलाइजेशन और गेटवे फॉर इंटरनेट वर्क एड्रेस एक्सटेंशन। नहीं, एयर पॉकेट्स नहीं, ये और के बारे में। अच्छा, ब्रॉडकास्ट पैकेट की बात हो रही है। अब वो कह रहा है हमारा जो कीवर्ड है वो है पैकेट। ब्रॉडकास्ट पैकेट के बारे में आपने ये अपना सेंटेंस, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो ये बताया किसके बारे में, ये पैराग्राफ, भले ये 3 लाइन्स का पैराग्राफ है लेकिन टॉपिक सेंटेंस तो इसका भी होगा। फिर पैकेट कीवर्ड जिसका पैकेट है, तो ये बार बार यूज़ हो रहा है। रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड आपकी राइटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये नहीं जानबूझ के हर पैराग्राफ में लिखते जाना, तो वहाँ भी ये गलत होगा, लेकिन रिपीट करना अच्छा है अपने कीवर्ड्स को। आगे पैराग्राफ डेवलपमेंट, इसको पढ़ लेते हैं हम। डिवेलप पैराग्राफ इन अ वैरायटी ऑफ पैटर्न दैट इफेक्ट योर थिंकिंग अबाउट द मटेरियल। अपने पैराग्राफ को डिवेलप करें, यानी कि अच्छा बनाएं, इन्हेंस करें, अपनी चीज़ को आप क्वालिटी वाली बनाएं, यानी कि ऐसी चीज़ बनाएं जिसको आपके रीडर्स अट्रैक्ट करें। ऐसी चीज़ कोई भी आपकी खुद से क्रिएटिविटी उसमें पैदा करें। ऐसे अपने पैराग्राफ को डिवेलप करें अपने पैटर्न्स में जो आपको अच्छे लगते हैं, जिससे आप समझते हैं कि अप्रूव कर सकते हैं आप इसको। एज यू राइट द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस। आपको याद है ना, हमने टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूडिंग सेंटेंस बहुत अच्छे से 101 में पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसको ही डिस्कस कर रहा है। लुक फॉर वेज टू स्ट्रक्चर योर थिंकिंग, और आप वेज लुक करें, यानी कि और रास्ते देखें जो आपकी थिंकिंग को स्ट्रक्चर आउट करते हैं। आपका जो मेन आइडिया, मेन पर्पस है पैराग्राफ का, उसको स्ट्रक्चर आउट करते हैं, बुल्ट आउट करते हैं। Where one and other advance his or her material by narrating a series of events, another undertakes a physical description and other undertake an analysis of the topic। वो कह रहा है कि जब आप अपने मटेरियल को, अपने पैराग्राफ को, अपना कोई भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, जो आपकी राइटिंग है, उसको आप सीरीज ऑफ इवेंट्स उसमें नरेट करते हैं।
सीरीज ऑफ इवेंट्स का मतलब है आप अपने एक्सपीरियंस बता दें या कुछ भी इवेंट्स की चीज़ बता दें, इवेंट्स में जो कुछ आपने एक्सपीरियंस हुआ, आपने खुद नोट किया, ऑब्जर्व किया, ऐसा कुछ बताएं तो क्या होगा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन देगा, यानी कि जो आपका रीडर है ऐसी चीज़ सीरीज ऑफ इवेंट को देख के वो इमेजिनरेटिव कोई पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा, इमेजिनरी वर्ड उसके लिए बन जाएगी जिसको वो इमेजिन करेगा, इससे वो ज़्यादा अच्छी तरह आपकी बात को समझ पाएगा। ठीक है, आगे आगे एग्जाम्पलिफिकेशन, मतलब मिसालों से वाजा करें, जैसे हमने क्या ना कि सीरीज ऑफ इवेंट रेट करें पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए, और मिसालें भी दें, एग्जांपल्स दें, इलिस्ट्रेशंस दें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए। यूज एग्जाम्पलिफिकेशन इन पैराग्राफ्स टू प्रोवाइड इंस्टांसेस दैट क्लेरिफाई योर टॉपिक्स एंड स्टेटमेंट। ठीक है, अपने टॉपिक स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करने के लिए आप मिसालें दें। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ द टॉपिक सेंटेंस सपोर्टेड इन एग्जाम्पल्स दैट इलिस्ट्रेट सपोर्ट एंड क्लेरिफाई द मेन आइडिया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। अच्छा, vitamins and minerals can be added to enrich, replace nutrients lost in processing or fortify, add nutrients or not normally present food to improve their nutritional quality। अच्छा, whatever वो कह रहा है vitamins और minerals जो है वो ऐड आप करते हैं enrich, अपने फूड को enrich और fortify बनाने के लिए nutrients और minerals से, जो भी है ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस। अब जिस बात पे आपने गौर करना है वो ये देखें, breads and cereals are usually enriched with some vitamin B vitamins and iron। Common example of fortification include addition of vitamin D to milk, vitamin A to margarine, vitamin C to fruit drinks, calcium to orange juice, iodide to salt, etc। अब देखें आपने जिस बात पे फोकस करना है यहाँ पे, वो कह रहा है आपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए आपने एग्जांपल्स देनी है ताकि आपका टॉपिक सेंटेंस स्ट्रांग हो, आपके जो ऑडियंस हैं उनको पता चले कि आपके पास स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके टॉपिक को सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसे उसका टॉपिक सेंटेंस क्या था, विटामिन और मिनरल कह रहा हम ऐड करते हैं अपने फूड्स को अच्छा बनाने के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए वटेवर। फिर उसने साथ बताया ब्रेड में और सीरियल्स में विटामिन बी होता है, मिल्क में विटामिन डी होता है और मार्गरेन में विटामिन ए होता है, ड्रिंक्स में फ्रूट ड्रिंक्स में विटामिन सी होता है। मतलब सारा मिसालें दे के उसने बता दिया, एक एक बात को एग्जाम्पलीफाई किया उसने। क्लियर हुआ ना, यही बात बस समझनी थी आपने। नेक्स्ट है नरेशन। यूज नरेशन टू एस्टैब्लिश सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेल्स द रीडर व्हाट हैपन। नरेशन यूज़ करें किस लिए, कि सीरीज ऑफ इवेंट्स रीडर्स को बताने के लिए, रीडर्स को पता चले कि क्या हुआ। नरेशन का मतलब है, आपने नरेटिव राइटिंग हमने शायद 101 में पढ़ी है या नहीं, अच्छा खैर मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। नरेटिव राइटिंग होता है कि जिसमें स्टोरी टेलिंग हो, ऐसी राइटिंग जिसमें किसी को आप कोई कहानी सुना रही हो, स्टोरी टेलिंग वाली जो राइटिंग होती है उसको कहते हैं नरेटिव राइटिंग। तो वो कह रहा है कि आप नरेशन यूज़ करें अपनी राइटिंग में, अपनी सीरीज ऑफ इवेंट को एक स्टोरी फॉर्म में बताएं ताकि ऑडियंस को, रीडर्स को उसमें इंटरेस्ट करिए। तो नरेशन फॉलोज अ क्रोनोलॉजिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। आपको पता है क्रोनोलॉजिकल पैटर्न क्या होता है, वो कह रहा है नरेशन जो है इसमें क्रोनोलॉजिकल पैटर्न आप फॉलो करते हैं। इट इज़ अ कन्विंसिंग मोड ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट टू द टेक एक्सटेंट दैट इट टेल्स अ कोहेरेंट स्टोरी। कन्विंसिंग मूड है पैराग्राफ डेवलपमेंट का तब जब वो एक अच्छी कोहेरेंट स्टोरी बताए। कोहेरेंट स्टोरी का क्या मतलब है, जिसमें इवेंट्स के साथ इवेंट्स जुड़े हों, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो चले। ये नहीं कि एक बार आप कराची की बात करें, दूसरी बात में लाइन में ही आप पेशावर या कहीं और कोयटा पहुंच जाएं। मतलब कराची के साथ साथ आपने रहना है, मतलब अपने इवेंट्स के साथ इवेंट्स जुड़े, एक काम हो रहा है तो उसके साथ दूसरा काम हो, पता चले कि उससे कोरिलेट कर रहा है। ठीक है ना, कोहेरेंट इसको कहते हैं। हमने कोहेरेंस डिटेल से पढ़ी हुई है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। वेल, दिस पैटर्न ऑफ or timeline is usually very easy to understand. In the following narrative, the first narrative paragraph is followed by two description paragraph. Note the use of transitional words such as thereafter, first, next and after। ये हमने अच्छी तरह ट्रांजिशनल वर्ड ना डिस्कस किए हुए हैं पहले। अच्छा खैर, उसने हमें दिया एक कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द लव कैनाल, लैंडफिल, लीचेट, टेम्परेरी ट्रीटमेंट प्रोग्राम। ये एक स्टोरी दी है उसने, यानी कि हमें नरेशन का बताया। ये मैंने कोई नहीं पढ़नी, ये आप खुद पढ़ेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा उसने स्टोरी कैसे सुनाई है, मतलब अपनी राइटिंग को नैरेटिव राइटिंग कैसे बनाया है, नरेशन कैसे किया है, इसको आपने सारे को रीड आउट कर लेना है। आगे हम आ जाते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या होता है, यूज प्रोसेस इन अ पैराग्राफ टू डेवलप सीक्वेंस दैट डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट और हाउ समथिंग वर्क्स। अपने पैराग्राफ में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यूनिटी पढ़ी पैराग्राफ की, उसके बाद हमने ट्रांजिशनल वर्ड पढ़े पैराग्राफ में कैसे यूज़ करते हैं, फिर हमने कोहेरेंस पढ़ी, फिर हमने एग्जाम्पलिफिकेशन पढ़ी अपने पैराग्राफ में, टॉपिक सेंटेंस को एग्जाम्पल से कैसे सपोर्ट करते हैं। अभी हम नरेटिव राइटिंग पढ़ के आए हैं। ठीक है, नरेशन कैसे देते हैं पैराग्राफ में। अब कह रहा है कि प्रोसेस यूज़ करें अपने पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए। इसका क्या मतलब है, दैट डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ कैरिड आउट और हाउ समथिंग वर्क्स, कि आप बताएं कैसे प्रोसेस हुआ, आपने एक्शन जो कैरी किया वो कैसे कैरिड आउट हुआ, या आपका जो प्रोसेस है वर्क हुआ वो कैसे हुआ।
द फॉलोइंग पैराग्राफ शो अ टिपिकल सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फिजिकल फिनोमिना। ये खासतौर पर ना फिजिकल फिनोमिना में होता है। मतलब मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल दूँ, आप एग्जांपल ले लें किसी चीज़ की, आप मिल्क शेक बनाने की एग्जांपल ले लें, उसका प्रोसेस। अच्छा, आप कहेंगे पहले आपने जी उसको पीलिंग करनी है, मैंगो का मिल्क शेक है ना, पहले उसको पील आउट करना है, यानी कि उसका छिलका उतारना है, फिर उसका जो सारा अंदर होगा वो उसको आपने जग में करना है, उसके बाद आपने शुगर ऐड करनी है, फिर आपने मिल्क ऐड करना है, फिर आपने जग का ढक्कन बंद करना है, फिर आपने उसको उस पर लगाना है मशीन के ऊपर, ग्राइंडर पे, अच्छा यानी कि जूसर मशीन पे, फिर आपने उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, फिर बटन ऑन करना है। मतलब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ये तो नहीं कह रही कि पहले आपने जग को मशीन पे लगा के ना जूसर पे आप पहले बटन ऑन कर लें और ना उसमें कुछ डाला हुआ है, ना मिल्क है उसमें, ना उसमें मैंगो है, ना कुछ और है। मतलब प्रोसेस का ये मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। कोई भी फिजिकल फिनोमिना, मैंने आपको इजी सी मिल्क शेक की एग्जांपल दी, फिजिकल फिनोमिना कोई भी, आपने उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। नोट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोसेस वर्ब सच एज टू फाइंड सैम्पल सम्स एंड प्रोवाइड्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वर्ड आपने इसमें नोट करनी है, ऊपर में आपने ट्रांजिशनल वर्ड नोट करने थे, ये जो आपने पढ़ा खुद से। ठीक है, प्रोसेस की एग्जाम्पल देखते हैं आगे। इसकी भी लंबी सी एग्जांपल है, मैं चाह तो नहीं रही इसको रीड आउट करूं क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा लिया, एग्जांपल्स आप खुद रीड आउट करें। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। ये इसका जहाँ से ली गई ये आपको पता है, इसका रेफरेंस है। आइडली एन इमेज शुड कंटेन अ रीजन ऑफ हाई इंटेंसिटी पिक्सल्स दैट फ्रॉम द टारगेट एंड लो इंटेंसिटी बैकग्राउंड। ठीक है, अब आपको इस टॉपिक सेंटेंस से पता चल गया, इमेज फॉर्मेशन की बता रहा है कि हाई इंटेंसिटी पिक्सल का क्या टारगेट है और लो इंटेंसिटी बैकग्राउंड कैसे आता है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन से। अच्छा, टू फाइंड द टारगेट रीजन द एल्गोरिथम फर्स्ट सैम्पल्स द इमेज इन ओवरलैपिंग विंडो एंड सम द पिक्सल। ये ऐसे कि पहले इस तरह करें, फिर ओवरलैपिंग विंडो एल्गोरिथम सेट करें, फिर पिक्सल को सेट करें, इससे आपकी इंटेंसिटी अच्छी आएगी इमेज फॉर्मेशन की, वट एवर, और बैकग्राउंड कैसे ठीक आएगा, और ये सारा उसको भी ये एक्सप्लेन कर रहा है। आपने इसको पढ़ लेना है और आपने फॉलो इसमें से क्या चीज़ करनी है, प्रोसेस को। पहले वो बता रहा है पहले पिक्सल को सेट करें, फिर बैकग्राउंड सेट करने के लिए ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, और फिर लास्ट पे क्या होगा, आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है, प्रोसेस डिस्क्राइब हो गया। आगे आ गया डिस्क्रिप्शन। use descriptive prose to provide a physical picture or a functional view of the subject। डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि आप किसी चीज़ की तशरीह बयान करें, प्रोज कहते हैं नसर को। ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव प्रोज रखें, यानी कि अपना टेक्स्ट जो है उसको डिस्क्रिप्टिव रखें, बयान करने वाला रखें, तशरीह जैसे बयान करते हैं, ताकि क्या होगा, फिजिकल पिक्चर और फंक्शनल व्यू, आपका जो रीडर है उसके माइंड में, उसके सामने वो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पढ़ के ना फिजिकल पिक्चर फॉर्म होती जाएगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बताई जाती है। ठीक है, फिजिकल description develops a picture by identifying the shape, material, position and function of its subject. Such prose often serves as the raw material for more elaborate forms of analytic prose। ठीक है, वो कहता है एनालिटिक प्रोज की जो मोस्ट एलेबोरेटिव फॉर्म है वो डिस्क्रिप्टिव प्रोज है, यानी कि एनालिटिक कहते हैं ना जिसमें तजिया किया जाता है, तजिया निकाली की जाती है जिन प्रोज में, उनको डिस्क्रिप्टिव में अगर लिखें ये उनकी रॉ मटेरियल फॉर्म है। और क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की डिटेल। ठीक है, बाउंड्री लेयर टेस्ट सेक्शन, ये उसने एग्जांपल दी हुई है डिस्क्रिप्टिव की कि इसमें सारी चीज़ों को उसने डिटेल से, बहुत ज़्यादा डिटेल से बयान किया हुआ है। लेयर टर्न इज़ सिचुएटेड बिटवीन द नोजल एंड द डिफ्यूजर, इसने डिफ्यूजन का यहाँ डिस्कस किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट एल्यूमिनियम टेस्ट प्लेट, अ काउंटेड वॉल एंड 2 ट्रांसपेरेंट साइड वॉल, वट एवर। आपने इसको खुद से रीड आउट कर लेना, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव के और आपको पता चल गया होता क्या है। नेक्स्ट आ गया एनालॉगी। एनालॉगी हम देखते हैं क्या होता है कि यूज़ एनालॉगी टू एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अदर। एनालॉगी कहाँ यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस या ऑब्जेक्ट को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए। The aptness of the analogy is generally a point of subtle judgment. Some analogies are more valid than others. Comparing an apple to the space shuttle is not likely to be an effective analogy. एनालॉगी का मतलब है, उर्दू में मैं आपको समझाऊं, जैसे हम तशबीह नहीं देते, वो इसको इंग्लिश में एनालॉगी कहते हैं। वो कह रहा है कि आप अगर एप्पल को स्पेस शटल से एनालॉगी दे रहे हैं, उसको तशबीह दे रहे हैं, तो ये इफेक्टिव नहीं है। एक्सप्लेनिंग द इंटरनेट बाय रेफरेंस टू अ हाईवे सिस्टम माइट मेक अ बेटर एनालॉगी, कि इंटरनेट को आप तशबीह दें हाईवे सिस्टम से। हाईवे सिस्टम ये वही ना जो तेज़ से सिस्टम चलता है, तो इंटरनेट भी अगर तेज़ आपका अच्छा चलने वाला हो तो उसको हाईवे सिस्टम से अगर आप एनालॉगी कर रहे हैं तो ये बेटर एनालॉगी है। इन द फॉलोइंग एनालॉगी अ बॉडी इन्फेक्शन इज कंपेयर्ड विद एन इन्वेडिंग आर्मी ऑफ अटैक ऑर्गेनिज्म। बॉडी इन्फेक्शन को इन्वेडिंग आर्मी ऑफ अटैक ऑर्गेनिज्म से एनालॉगी दी गई है, यानी कि तशबीह दी गई है इस एग्जाम्पल में। और ये अच्छे बच्चों की तरह आपने पूरी की पूरी एग्जाम्पल पढ़ लेने हो। ठीक है, देखें बिग ईटर्स, मैक्रोफेजिस, ये सारा, ये मुझे लगता है बायोलॉजी वाला है, वो जो मैक्रोफेजिस मोनोफेजिस ने हम पढ़ते थे,
पता नहीं आपने बायोलॉजी पढ़ी है या नहीं इंटर लेवल पे, तो ये उसका है, वायरस इन्फेक्टेड, उसने ना वही किया, क्या हुआ है, सिर्फ एनालॉजी यानी कि तशबीह दी हुई है, इसको आपने सारी को रीड आउट कर लेना खुद से एग्जाम्पल को। नेक्स्ट आ जाए काज एंड इफेक्ट पे। अच्छा ये सारी चीज़ें वैसे हमने पीछे पढ़ी हुई हैं, ये एनालॉजी नहीं हमने पढ़ी, काज एंड इफेक्ट भी आपको याद है हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई रिवीजन है इनके। अच्छा, यूज काज एंड इफेक्ट इन पैराग्राफ व्हेन यू आर ट्रैकिंग द डेवलपमेंट ऑफ वन सिचुएशन और इवेंट आउट ऑफ अनदर। ठीक है, जब ऐसा कर रहे हो तो तब काज एंड इफेक्ट यूज करें। काज एंड इफेक्ट इज एन एनालिटिकल मूड ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट, इट अटेम्प्ट्स टू शो हाउ इवेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय और काज्ड बाय अदर्स। द लिंकेज ऑफ कैजुएशन, कि आपको बताएगा काज एंड इफेक्ट का मूड के इवेंट्स एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि एक इवेंट्स का होना, उसकी हैपनिंग दूसरे इवेंट की हैपनिंग पे कैसे असरअंदाज होती है। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ द डेवलपमेंट फॉलोज द इंडक्टिव पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग फ्रॉम इफेक्ट बैक टू काजेज। ठीक है, इसमें उसने वही काज एंड इफेक्ट की बात बताई हुई है, टेम्परेचर का जिक्र किया हुआ है कि ये काज बनी फिर ये उसका इफेक्ट हुआ, और आपने इसको भी पढ़ लेना इस एग्जाम्पल को भी। ठीक है, हम आगे कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट करने लगे हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपको याद होगा। यूज कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट टू डेवलप अ टॉपिक बाय एग्जामिनिंग इट्स सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। कि कब यूज़ करते हैं कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट वाला हम मोड, जब हमने किसी चीज़ की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करना हो, प्रोसेस किसी प्रोसेस की, थिंग की, स्टेट की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ को। ठीक है, फिर कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट मूड में हम आ जाते हैं। कंपेरिजन एम्फेसाइज द सिमिलैरिटीज, कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंसेस, ये तो आपको पता है, जनरल सी बात है, ये याद भी रखनी है आपने। ठीक है, आप पैराग्राफ में यूज बोथ कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। आगे नीचे फॉलोइंग एग्जांपल में वो कह रहे हैं द काइंड्स ऑफ electrical cable are compared. The aim here is to convey the superiority of A over B for two categories of performance. ठीक है, आई थिंक फाइबर ऑप्टिक्स की इलेक्ट्रिकल केबल, ये हमने पहले भी कई पैराग्राफ पढ़ा हुआ है आपकी इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा इसको आपने रीड आउट कर लेना कि ये कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बता रहा है, यानी कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बता रहा है ए और बी इलेक्ट्रिकल केबल्स की, और वो कहता है मकसद ये है कि ए वाली केबल ज़्यादा अच्छी है, उसको सुपीरियर किया जाए बी केबल पर। ठीक है, आपने सारे को रीड आउट कर लेना अच्छे बच्चों की तरह। नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन। यूज क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन टू डेवलप मटेरियल बाय रिलेटिंग पार्ट्स ऑफ होल्स। इन क्लासिफिकेशन यू एसोसिएट सिमिलर थिंग्स और प्रोसेसेस। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, एक जैसी चीज़ें या एक जैसे प्रोसेस को आप एसोसिएट करते हैं बाय ग्रुपिंग देम इनटू क्लासेस। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी राइटिंग है जिसमें एक जैसी चीज़ें हैं, उनको आप क्लासीफाई कर देंगे, यानी कि जैसे आप काइंड्स नहीं बनाते कि इसका ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है, इसका अलग ग्रुप है, जैसे हमारे सेक्शन भी बनते हैं क्लासेस के, वैसी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, You can classify organisms, mechanism, process according to shapes, magnitude, effects and so on. ठीक है, उनकी शेप की बुनियाद पर, उनके कलर की बुनियाद पर, इफेक्ट की, मैग्नीट्यूड की, किसी चीज़ की बुनियाद पर आप चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यूज बेस पे होता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या चीज़ें जिनको आपने क्लासीफाई करना है, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे तैसे लेके आप उसको क्लासीफाई करते हैं। इन डिवीजन यू डेवलप अ टॉपिक बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। क्लासिफिकेशन की समझ आएगी। डिवीजन में क्या करता है, कहता है कि आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में। क्लासिफिकेशन इज द ट्यूटोरियल प्रोस स्ट्रेटजी, इट्स एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर शोइंग द टेरियन ऑफ अ सब्जेक्ट बाय elaborating upon its essential types। किसी भी सब्जेक्ट को एलेबोरेट करने के लिए आप उसको क्लासीफाई करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल कोरोजन रेजिस्टेंस सेरामिक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू टाइप्स। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट सेरामिक्स कहते हैं जो जंग लगने वाली चीज़ें नहीं, उसकी जो मुदाफ़त करे यानी कि रेजिस्ट करे जंग को, कोरोजन को, उसको कहते हैं। एसिड सर्विस की बात हो रही है, चॉइस ऑफ मटेरियल। अच्छा, वो बताएगा कि कैसे वो जंग से आपको यानी कि देखे ना, ग्लेज्ड सेरामिक टाइटल, ग्लेज्ड, उसको अगर वो ग्लेज हो जाए सेरामिक टाइल तो फिर उसको क्रोयन नहीं होती, यानी कि क्रोयन से रेजिस्टेंस है, जंग नहीं लगता। आगे अगली बात क्या ऊपर कह रहा है, स्टोन वेयर एंड पोर्सिलीन, यानी कि स्टोन वेयर पोर्सिलीन आप जब आप यूज़ करें तो ये भी एक क्रोयन रेजिस्टेंस है, जंग से आप कह लें कि उसको रोकती है जंग लगने को, जंग नहीं लगता। अच्छा, आगे नीचे उसने कुछ और भी यूज़ किया, डिस्कस किया, तो वही मतलब क्लासीफाई किया चीज़ों को जो क्या करते हैं, क्रोयन रेजिस्टेंस है। क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन का आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बस आपने इसको पढ़ लेना अच्छे बच्चों की तरह डिटेल से। हम पढ़ते हैं आगे डेफिनेशन क्या होती है। डिवेल्प पैराग्राफ बाय डेफिनेशन व्हेन यू वांट टू सी सेट वर्किंग जनरलाइजेशन दैट विल हेल्प कंट्रोल द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जब आप जनरलाइज कोई चीज़ करने लगें और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की मीनिंग और कंट्रोल यानी कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स को उनको डिफाइन करें, आप अपनी पैराग्राफ के स्टार्ट में डेफिनेशन से स्टार्ट कर लें पैराग्राफ। ठीक है,
डिफाइनिंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग द स्कोप ऑफ टर्म्स। स्कोप ऑफ टर्म्स को, आपकी टर्म्स को अपनी अगर आपने कोई जनरल टर्म यूज़ की है ना, अब समझने वाला उसको कुछ भी समझ सकता है। जब आप पूरी टर्म डिफाइन कर देंगे फिर वही समझेगा जो आपने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। यानी कि उसको स्कोप को कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका है डिफाइन कर देना उसको। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, अगेन वो नीचे एग्जाम्पल दिए जो आप खुद पढ़ेंगे। एन एक्सटेंडेड डेफिनेशन इज यूज ए पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू रिसर्च आर्टिकल। द इंटेंशन हियर इज बोथ टू एस्टैब्लिश द टर्म्स ऑफ द डिस्कोर्स एंड टू एस्टैब्लिश इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ उसका दोनों नीयत से की दी गई है। एस्टैब्लिश द टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स यानी कि गुफ्तगू के टर्म्स को इस्टेब्लिश करना, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट को बताना है। ये नीचे जो एग्जाम्पल दी गई आपको रीड आउट करेंगे खुद। ये डेफिनेशन में उसने बाई मेटेलिक कंपोनेंट्स की एग्जांपल दी है, ठीक है। अब बाई मेटेलिक कंपोनेंट्स पढ़ने वाला कुछ भी ले सकता है, लेकिन जब वो डिफाइन कर देगा ना अपनी राइटिंग में कि बाई मेटेलिक कंपोनेंट से मेरा ये मुराद है, तो अब वो बस लिमिटेड रहेगा। जो रीडर है वो उससे वही मुराद लेगा। पूरी राइटिंग में जहाँ भी बाई मेटेलिक कंपोनेंट्स आएंगे वही मुराद लेगा जो उसने डिफाइन किए होंगे राइटर ने, ठीक है। आगे एनालिसिस। एनालिसिस एग्जामाइंस अ सब्जेक्ट बाय इवैल्यूएटिंग वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट, वेइंग एविडेंस एंड पॉसिबल कैजुअल लिंकेजेस। क्या करता है, एग्जामाइन करता है सब्जेक्ट को बाय इवैल्यूएटिंग वन इट्स एस्पेक्ट, उसके एक पहलू को इवैल्यूएट करता है। यानी कि ज़्यादा पहलू है ना, उसमें से बताएगा सबसे अच्छा पहलू कौन सा है। आप जो चीज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं उसके एविडेंस को वेग करेगा, यानी कि उनको वर्थ देता है, उनको ज़्यादा अच्छा बनाता है एविडेंस को। एंड पॉसिबल कैजुअल लिंकेजेस, एविडेंस के ज़रिए वो इवैल्यूएट करेगा एक इफेक्ट को, ठीक है, एक एस्पेक्ट को, सॉरी। इट रिजेंबल्स अदर फॉर्म्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट स्पेशली क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन। वो कह रहा है बाकी जो पैराग्राफ डेवलपमेंट की हमने ऊपर फॉर्म्स पढ़ी उनसे वो रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है। खासतौर पे क्लासिफिकेशन और डिवीजन वाली जो पढ़ी उससे ज़्यादा मिलता जुलता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस हाउएवर इज टू गेट्स टू सेंटर ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स। ऑब्जेक्ट क्या है एनालिसिस का कि ये वाली बात गेट करना, गेट अ सेंटर ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स, कि इस चीज़ की मरकज़ आप यानी कि उसकी तह तक पहुंचना, सेंट्रल पॉइंट को आप कहने के अखज़ करना कि एक कोई चीज़ कैसे काम करती है। द फॉलोइंग पैराग्राफ कंसिडर द लिंक बिटवीन कैंसर, पॉवर्टी एंड स्ट्रेस, ठीक है। इन तीनों के दरमियान ये लिंक क्रिएट कर रहा है। अब आप देखेंगे इन सब में से एक चीज़ को, कैंसर, पॉवर्टी और स्ट्रेस में से तीन चीज़ें हैं ना, तीन में से एक चीज़ को इवैल्यूएट करेगा, यानी कि एक चीज़ को वो कहेगा ज़्यादा वो कॉज करती है आपका, ठीक है। कैंसर, पॉवर्टी और स्ट्रेस तीनों में से एक चीज़ को इवैल्यूएट करेगा। इसको पढ़ लेते हैं, छोटा पैराग्राफ है, आपको समझ आ जाएगी। वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दोज स्टैटिस्टिक्स ऑन कैंसर कैन बी फाउंड इन द हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। कह रहा है कि कैंसर की एक वजह जो बताई है वो ये क्या, वो ये फाइंड की गई है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना जो एसोसिएट है, यानी कि मिला हुआ है पॉवर्टी से, ठीक है, गुर्बत से। यानी कि स्टडीज़ हैव फाउंड दैट स्ट्रेस कैन डैम्पन द इम्यून सिस्टम, द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कैंसर, कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस ख़राब कर देता है, डैम्पन कर देता है, और वो आपका जो इम्यून सिस्टम है, अगर कैंसर के जर्म्स आप पे अटैक करेंगे तो इम्यून सिस्टम ही आपका जो है ना वो करता है, रेजिस्ट करता है, यानी कि कुव्वत मुदाफ़त होती है इम्यून सिस्टम में। अब स्ट्रेस जो इम्यून सिस्टम को पहले ही ख़राब कर देता है तो कैंसर काज होता है। एंड एक्सपेरिमेंट्स विद एनिमल्स हैव शोन दैट अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट कैन एनहांस द ग्रोथ ऑफ वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, इम्यून सिस्टम पहले ख़राब हो गया तो वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स यानी कि कैंसर के ट्यूमर जो है वो इनहेंस होंगी, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। द लिंक बिटवीन पॉवर्टी, स्ट्रेस एंड कैंसर मोर्टेलिटी इन ह्यूमन has not been proven, but studies have shown a link between stress and other illness। समझ आई, स्ट्रेस से उसने कैंसर को, और पॉवर्टी और स्ट्रेस से कैंसर को उसने रिलेट किया है। देखा ना आपने कैसे रिलेट कर रहा है, एक चीज़ को दूसरी से इवेल्युएट कर रहा है ना। वो कह रहा है कि बेशक ऐसा नहीं होता, ह्यूमन मोरालिटी में ये चीज़ नहीं दिखाई, लेकिन स्टडीज से ये पता चला कि इनमें लिंक है। क्लियर हुआ आपको? आगे अब देखते हैं हम। अगला हमारा है फॉर्म इनमरेशन। बहुत इजी इनमरेशन, जैसे हम नंबरिंग दे देते हैं अपनी चीज़ को या बुलेट्स में लिख देते हैं, ये जैसे ये डॉट्स में लिखा हुआ है, इसको भी इनमरेशन कह सकते हैं। आप पढ़ते हैं इसको। यूज़ इनमरेशन पैराग्राफ व्हेन यू वांट टू आइटमाइज और लिस्ट अ सेट ऑफ टॉपिक्स ऑफ सीरीज एंड सीरीज ऑफ सम काइंड। ज़्यादा चीज़ें हो, लिस्ट हो, तो आप उनको इनमरेट कर लें, ठीक है। इनमरेशन इज़ अ पावरफुल वे टू एस्टैब्लिश अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टू एम्फेसाइज ईच एलिमेंट। इससे क्या होता है, हर जो एलिमेंट है अलग अलग नंबर क्योंकि उसको दिया होता है, इसलिए अलग अलग एलिमेंट्स एम्फेसाइज होता है रीडर से, ठीक है। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ द आइटम्स आर इनमरेटेड इन सीरीज आइटमाइज रिकमेंडेशंस। ये आपने पैराग्राफ खुद पढ़ना है और देखें कैसे नीचे
आइटम्स इनमरेट हुए हैं, यानी कि ये जो बुलेट्स में लिखे हुए हैं इसका मतलब है ये इनमरेशन हुई हुई है, ठीक है। इनमरेशन यानी कि इनमरेशन से क्या, अब देखो ना, अगर इसको इकट्ठा लिखा होता तो सारा एक बार कोई रीड आउट करता, हो सकता है उसको एक या दो बात समझ आए। अब वो पहला पढ़ेगा ना, जो पहला बुलेट है उसको पढ़ेगा 3 लाइनें, इसमें अलग बात है उसे पता है, दूसरे में अलग बात है, हर पॉइंट को, हर नंबर को अलग अलग एम्फेसाइज करेगा, अलग अलग उस पर गौर करेगा, ठीक है। ये इनमरेशन का फ़ायदा होता है अपनी राइटिंग में यूज़ करने का, ठीक है। ये सिर्फ इसमें ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, इनमरेशन पढ़ी है, ऊपर आपने ट्रांजिशन यूज़ करना पड़ा, और जो भी हमने ये पढ़े हैं, एग्जाम्पलीफिकेशन पढ़ी है, वट इसको सिर्फ आपने सब ये इनके नाम याद कर लेने हैं कि ये राइटिंग में अच्छे से इनको यूज़ करना आना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी इसमें आपने याद कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम्पल्स एक बार पढ़ लेनी है अच्छे से ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।